गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज नेचर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन चैप्टर का लास्ट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के दोष अथवा सीमाएं, जिस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन में मैंने इंग्लिश में है और आपका ये हिंदी में भी इसी पीडीएफ में आगे के पेजेस में हम स्लाइड करके मैं दिखाती हूँ। मैंने ये हिंदी में भी भेजी हुई है। ये सिद्धांत समझने में बहुत सरल है, कोई विशेष इसमें मुश्किल नहीं है, पर हमें पूरे 4 सिद्धांतों की इस सिद्धांत की 4 सीमाएं हमने सामने लिखी हुई हैं। उन चारों पर हम एक चर्चा करेंगे। बच्चों, ये अब आपके सामने इंग्लिश में है और मैंने आपको इसी पीडीएफ में हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले सेक्शन को खोल लेंगे तो उनके सामने हिंदी में सीमाएं आ जाएंगी। ऐसा मेरी हर वीडियो में इंग्लिश और हिंदी में है, कुछ एक को छोड़कर। और उसको लेकर के बच्चों के सवाल भी आ गए मेरे पर्सनल नंबर पे। तो बच्चों, मैंने आपको बता भी दिया, जिसमें मैंने सिर्फ इंग्लिश में नोट्स दिए हैं उसकी वजह ये है कि हिंदी वाली बुक्स में चैप्टर लिखने का तरीका और इंग्लिश वाली बुक्स में चैप्टर लिखने का तरीका कुछ अलग है। मैंने लास्ट में वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुप्रयोग, उपयोगिता, एक लास्ट में जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें मैंने हिंदी के भी भेज दिए और उसी में अनुप्रयोग भी हैं। आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। आप समझ लीजिए, बेहतर तरीके से लिखना और समझना उन वीडियोस में आएगा जो मैंने सिर्फ इंग्लिश वाले पीडीएफ के साथ दिए हैं। पर जब आपको हिंदी में लिखना हो और आपको समझ में नहीं आए तो जो लास्ट पीडीएफ मैंने जिसमें कंपाइल्ड अनुप्रयोग और भेजे हैं हिंदी वाले, आप उसकी मदद से और इंग्लिश वाला जो पीडीएफ के साथ जो मेरा वीडियो है उन दोनों की मदद से करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह लिखना आ जाएगा। अनुप्रयोग और उपयोग जो है वो जो मैंने एप्लीकेशंस के 2 हिस्से किए हैं, यूजेस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पार्ट 1 और 2 करके जो दिए हैं, उनमें से आपको लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसी तरह हिंदी में बोला है। अब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। बच्चों, मैं सबसे पहले चौथे नंबर की लिमिटेशन पे आना पसंद करूँगी। उससे पहले हम एक लिमिटेशंस कैसे आई, क्यों आई, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, ये हमें स्पष्ट है कि हालांकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है बहुत सारी ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाई। वो आपको उसके एप्लीकेशन से भी समझ में आता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कितने अच्छे एप्लीकेशंस हैं, उसके यूजेस हैं। और इसको कॉम्प्रीहेंड, मतलब उसको अभिव्यक्त करना, किसी भी प्रॉपर्टी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करना बहुत आसान भी। इट इज़ क्वाइट ईजी टू कॉम्प्रीहेंड। स्टिल इट इज़ नॉट अ वेरी रियलिस्टिक मॉडल ऑफ मेटल लिगेंड इंटरेक्शंस। मतलब कि हालांकि हम बहुत सारे गुणों को समझा सकते हैं और उन गुणों को समझाना और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझाना बहुत आसान भी है, संभव है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जो है वो रियलिस्टिक मॉडल नहीं है, एक वास्तुनिष्ठ मॉडल नहीं है और सारी प्रॉपर्टीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब आपके सामने सीमाएं हैं स्क्रीन पे और 4 सीमाएं हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं चौथी सीमा से। इसमें ये लिखा है, मैंने सामने आपके स्क्रीन पे है कि CFT कंसीडर्स प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन मेटल डी ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स। ये हम जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझा रहे थे तब हमने एक पोस्टुलेट दिया था, हमने ये मूलभूत इसका आधार बिंदु है कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में और डी ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स अथवा डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, आयनिक इंटरेक्शन होता है। पर बच्चों, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया कि सहसंयोजक बंध का गुण तो माना ही नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार उनके मध्य सहसंयोजक गुण होता ही नहीं है। पर यह बात सही नहीं है। संकुलों के, कॉम्प्लेक्सेस के
इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद अगर हम देखें तो देखते हैं कि इनमें बहुत सारी पीक्स हैं जो कि इस बात का सबूत हैं कि सहसंयोजक बंधन का प्रतिशत भी है। यदि ये आयनिक बंध होता तो एक क्लियर कट एक सिग्नल हमको इनमें मिलता। और इस चीज़ को हमने इस इंग्लिश वाले नोट्स में सिंपल शब्दों में कहा है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेजोनेंस NQR एंड लार्ज इंटेंसिटीज़ ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में बहुत सारे सिग्नल्स होना इस बात का सबूत देते हैं। दे प्रोवाइड ग्रेट एविडेंस, बहुत बड़ा सबूत देते हैं कि उसमें सहसंयोजकता भी है, मेटल लिगेंड बॉन्ड्स में सहसंयोजकता भी होती है। और थ्योरी जो है इसलिए अनसक्सेसफुल हुई एक्सप्लेन करने में कि कोवलेंट नेचर है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में ये सिद्धांत असफल हुआ। इसका हम अगर हिंदी वर्जन देखते हैं तो हमको ये यहाँ पर ये देखिए आपके सामने चित्र है, हिंदी वर्जन में चित्र भी आया हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड व धातु आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल वाले होते हैं, अर्थात आयनिक बंध होते हैं और उनके मध्य कोई सहसंयोजक बंध का गुण नहीं होता, ऐसा CFT कह रही है। पर जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो क्या मिलता है, ये बात सही साबित नहीं होती। संकुलों के इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम अर्थात ESR स्पेक्ट्रम के अध्ययन से हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि धातु आयन व लिगेंड के मध्य का मेटल लिगेंड बॉन्ड लगभग 70% आयनिक और 30% सहसंयोजक प्रकृति का होता है। यानी आयनिक बॉन्ड प्योर नहीं है, उसमें कोवलेंसी का परसेंटेज है और वो परसेंटेज भी कोई छोटा मोटा नहीं, 30% है। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर पॉसिबल नहीं हो पाती, संभव नहीं हो पाती। अब इसके एग्जांपल दिए हैं कि पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनम 2 में और पोटेशियम हेक्साक्लोरो इरिडियम में के ESR स्पेक्ट्रम जो है वो चित्र 2.3 में दिया हुआ है हेक्साक्लोरो इरिडियम 2 का। इसमें दर्शाया गया है कि स्पेक्ट्रम में विभाजित छोटे छोटे कई बैंड प्रेजेंट हैं, यानी कि ये क्लियर कट एक सिग्नल न होकर के बहुत सारे बैंड्स इसमें नज़र आ रहे हैं। तो IRCL में सहसंयोजक बंध की इसमें परसेंटेज हमें दिख रही है। अगर ये बंध सिर्फ आयनिक होता तो इस स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक सीधा स्मूथ शिखर प्राप्त होता है, एक पीक प्राप्त होती है। ये समझ में आ गया, ये सबसे बड़ा एक इसकी सीमा, इस सिद्धांत की लिमिटेशन सीमा है, या इसको यूँ कहें कमी है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो सिर्फ क्या कंसीडर कर रही है कि इट कंसीडर्स ओनली d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन एंड इट गिव्स नो वेटेज टू अदर ऑर्बिटल्स लाइक s px py pz। यानी इसने सिर्फ d ऑर्बिटल का जिक्र किया है कि जब लिगेंड्स पास आ रहे हैं तो d ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी ख़त्म हो रही है। पर भाई कोई भी शेल होगा तो उसमें अगर d ऑर्बिटल है तो s और p ऑर्बिटल्स भी उपस्थित है, तो उनके बारे में तो इसने जिक्र ही नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी इसकी कमी रह गई। तीसरी कमी है कि इस सिद्धांत में पाई ऑर्बिटल्स जो हैं लिगेंड्स के, उनके रोल के बारे में, उनकी इस बॉन्डिंग में, नेचर ऑफ बॉन्ड में क्या उनका अहम किरदार हो सकता है, इस बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं की गई, उसको कंसीडर ही नहीं किया गया। दिस थ्योरी डज नॉट कंसीडर एनी रोल ऑफ पाई ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स के पाई ऑर्बिटल्स के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने सबसे पहले दिखाया। अब बच्चों इस PDF में अब आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इसके आपको एग्जांपल्स और भी देखिए आपके सामने है, इनके सॉल्यूशंस हैं आपके सामने। मैं इनके ऊपर चर्चा नहीं करूँगी, ये आपका असाइनमेंट है।
आपको इन एग्ज़ाम्पल्स को समझना है, कॉपी पर सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स को लिखना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालना है। और इस लेक्चर की अटेंडेंस आपको तभी दी जाएगी जब आप ये असाइनमेंट करके देंगे। इससे क्या होगा, आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इसका एप्लीकेशन, इसका न्यूमेरिकल पार्ट कैसे करना है वो समझ में आएगा। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और मैं अब आपको एक और असाइनमेंट, ये तो छोटा सा असाइनमेंट है, सॉल्व्ड है, सामने आपके सॉल्यूशन है। अब मैं एक असाइनमेंट बना के दूँगी, आप लोग वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको अब असाइनमेंट दूंगी नेक्स्ट पीडीएफ में, पीडीएफ दूंगी सिर्फ, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप उसको सॉल्व करेंगे। और इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपके सामने एक और चीज़ लाती हूँ। हिंदी में ये जो बुक मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ वो है पी भागचंदानी की। इसमें स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु दिए जाते हैं, जो कि मेरा एक पसंदीदा टॉपिक होता है पढ़ने के लिए। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें इस तरह के नोट्स बनाने चाहिए। मैं जब नोट्स बनाती हूँ तो मैं एक कवर पेज बनाती हूँ, जैसे इन्होंने लास्ट में दिया है, मैं कवर पेज बनाती हूँ कि मुझे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हैं या नहीं। मैं नोट्स बनाने के बाद उसको एक प्लेन पेज से रैप करती हूँ और उस रैप किए हुए पेज पर मैं ये स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु याद करके लिखती हूँ। तब मुझे पता चलता है कि मुझे ये चैप्टर समझ में आ गया और याद हो गया। यहाँ पर स्मरण रखने योग्य जो बिंदु दिए हुए हैं, वो पहला बिंदु दिया है संयोजकता बंध की सीमाएं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस, जो हमने पढ़े थे। दूसरा जो बिंदु दिया है वो बताया है डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और जब उनकी डीजेनरेसी ख़त्म होती है तो dx² - y² और dz² जो है वो एक डीजेनरेट सेट बनाता है, और इसको हम के ईजी कहते हैं। और बाकी के 3 कक्षक dxy, dyz, dzx जो है वो डीजेनरेट सेट बनाते हैं, दूसरा उसको T2G कहते हैं। ये जो EG और T2G क्लासिफिकेशन है ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इनका नाम E और T2 हो जाता है। तो मुझे तो चैप्टर याद है, मुझे ये याद है कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें हमें टेट्राहेड्रल में G टर्म जो है वो ड्रॉप करनी है, क्योंकि G टर्म जो है वो सिमेट्री बताती है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और जब हम G टर्म ड्रॉप कर देते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। वाह, मुझे तो याद है, आप लोगों को याद है या नहीं, ये आप जब अपना कवर पेज बनाएंगे तब देखेंगे। तीसरा स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु बताया है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अभिगृहित पोस्टुलेट्स कि कौन कौन सी बातें हमने मान ली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देते वक्त, वो आप लोगों को देखना है। चौथे में हमने अष्टफलकीय संकुल बनाते समय किस प्रकार का उसमें डीजेनरेसी समाप्त होकर के विपाटन किस प्रकार होता है, उनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होती है वो बताया गया है। इस तरह से आपको कुल 12 पॉइंट्स दिए गए हैं और वो आपको टिप्स पे होने चाहिए ये चैप्टर पढ़ने और याद करने के बाद। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।